हमारे साथ जुड़े हैं साहित्य के प्रमुख कवि श्री अरुण कमल जी। अरुण कमल हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं जो अपनी प्रगतिशील और वैचारिक काव्य शैली के लिए जाने जाते हैं। सुप्रसिद्ध कवि, निबंधकार, संपादक और अनुवादक अरुण कमल 7 प्रशंसित काव्य संग्रह, बाल साहित्य, साहित्यिक निबंधों और अनुवादों के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर चुके हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित प्रोफेसर अरुण कमल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। क से कविता साहित्योत्सव में अरुण कमल कविता की ज़रूरत विषय पर वक्तव्य देंगे और उपस्थित श्रोताओं से संवाद करेंगे। मैं अरुण कमल जी से निवेदन करूंगी कि वे स्टेज पर आएं और अपना वक्तव्य दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आज की सभा के अध्यक्ष जनाब प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब, माननीय कुलपति मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के, जिनका अभी इतना अच्छा भाषण हम लोगों ने सुना, अभी वो किसी काम से बाहर चले गए हैं। आदरणीय ऋषभ देव शर्मा जी, आदरणीय अहिल्या मिश्र जी, प्रणव प्रवीण, मोहित जी, हमारे साथी अभिषेक शुक्ल जी, हमारे बहुत पुराने दोस्त सलीम साहब और गुलबर्गा के हमारे दोस्त विक्रम विसा जी, और आप सभी देवियों और सज्जनों, मैं बहुत आभारी हूँ क से कविता कार्यक्रम का और इस विश्वविद्यालय का कि आज आपसे बात करने का मौका मुझे मिला। क से कविता आयोजन इस देश का शायद अकेला आयोजन है जिसे साहित्य के सीधे सीधे जुड़े हुए लोग नहीं चलाते। ऐसा आयोजन शायद किसी भाषा में हमारे देश में नहीं है जो केवल कविता को समर्पित हो और जिसे चलाने वाले, जिसको तन मन धन हर तरीके से चलाने वाले ऐसे लोग हों जो सीधे सीधे साहित्य के विद्यार्थी या शिक्षक नहीं हैं, जो तकनीक से जुड़े हुए लोग हैं, जो दूसरे काम से जुड़े हुए लोग हैं, और वो कविता के लिए एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसका इतना नाम है, पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है, यूट्यूब के जरिए और दूसरे चैनल के जरिए। तो मैं सबसे पहले तो क से कविता के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो अपना खाली वक्त भी दूसरे कामों में गुजार सकते हैं, जो हर तरह से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो अपना पैसा लगाकर, अपनी शक्ति लगाकर कविता के लिए इतना बड़ा आयोजन करते हैं, तो वो हम सब के लिए बहुत गर्व के पात्र हैं और मैं उन सबको बधाई देता हूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को अलग से मुबारकबाद। वैसे तो ये यूनिवर्सिटी उर्दू की है और उर्दू जो हमारी ज़बान है, क्योंकि यही ज़बान हिंदी भी है, यही उर्दू भी है, लिपियाँ अलग अलग हैं और कुछ मुहावरे अलग अलग हैं, लेकिन ज़बान तो एक ही है, भाषा एक ही है।
लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इस देश में बहुत कम विश्वविद्यालय भी हैं जो साहित्य के लिए और कविता के लिए इतना बड़ा आयोजन करने में सहायता करते हैं। तो इसके लिए भाई मैं इस विश्वविद्यालय को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनका भी अभिनंदन करता हूँ। ये दोनों संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो अपने आप में ये बतलाने के लिए काफ़ी हैं कि हमें कविता की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हमेशा शक होता है कि आखिर इस कविता से क्या होगा। जब कोई बच्चा जो स्कूल में पढ़ता हो और उसको उसके माँ पिता कविता पढ़ते हुए देखते हों तो उनको लगता है कि इससे उसको भविष्य में दिक्कत होगी, वो आगे चल के क्या करेगा। अगर ये कवि बन गया तब तो और भी मुश्किल होगी। अभी आपने निराला का इतना सुंदर निराला पर यह नाटिका देखी, पूरी जिंदगी उनकी गरीबी में गुजरी संघर्ष करते हुए। तो लोगों को ये भी लगता है कि कविता से क्या होगा। हमारे देश में खासतौर से लगता है, कहते हैं कि जर्मनी में ऐसा नहीं है। अगर वहाँ कोई कवि है तो उसके माता पिता बहुत फख्र से उसके बारे में परिचय कराते हुए कहते हैं ये मेरा बेटा है या बेटी है और ये कवि है। और दुनिया के दूसरे देशों में भी कवियों की इज्जत है। ईरान में जो पुराना फारस है वहाँ तो कवियों की मज़ार पर गए बिना कोई शुभ काम हो ही नहीं सकता। कवियों को याद करना और उनकी कविता को याद करना, उनकी कविता को जिंदगी में उतारना। हमारे देश में भी जैसे मलयालम में, केरल में मलयालम भाषा में बच्चे का जब अक्षर आरंभ होता है, हमारी तरफ उसको खल्ली छुआना कहते हैं, स्लेट पर लिखना खल्ली से, चौक से। तो वो तुंचन मेमोरियल है, वहाँ बहुत भारी भीड़ होती है विजयदशमी के आसपास, दशहरे के आसपास, और दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि वो मलयालम के आदि कवि हैं और वहाँ विद्यारंभ होता है बच्चों का। बंगाल में भी ये परंपरा है और यहाँ भी कन्नड़ में और तेलुगु में भी होगी। लेकिन फिर भी लगता है सबको कि कविता से क्या होगा, क्या फ़ायदा है इससे। कविता से न तो रोजी रोटी मिल सकती है, न जिंदगी चल सकती है, तो फिर क्या होगा। कविता की ज़रूरत क्यों? ये हमेशा ये सवाल है। हिंदी के एक बड़े कवि हुए हैं धूमिल, उनकी बहुत मशहूर पंक्तियां हैं कि जब इस ससुरी कविता से न चोली बन सकती है न कुर्ता बन सकता है तो फिर फायदा क्या है इससे। ये बात सबके मन में होती, क्या फायदा और कविता करती क्या है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद ये भी अजीब है कि पूरी दुनिया में और हर भाषा में शुरू से कविता थी, रही और आज भी है। हमेशा लगता है कि कविता खत्म हो गई। कई बार कविता के अंत की घोषणा भी हुई पूरी दुनिया में, लेकिन ये कविता वो फिनिक्स पक्षी की तरह बार बार अपनी ही राख से उठ खड़ी होती, कभी खत्म नहीं होती। तभी तो ये क से कविता कार्यक्रम भी हो रहा है। ऐसा कैसे होता है? कहा जाता है कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है। जब तक मनुष्यता है, जब तक इंसानियत है, तब तक कविता ही पहली बोली होगी, वही उसकी मातृभाषा होगी। आप
किसी भी भाषा में काम करते हों, किसी भी भाषा के बोलने वाले हों, उसके लोकगीतों को देखिए। जो हमारी सबसे पहली कविता है, किसने रचा उनको? उन लोकगीतों को रचने वाले लोग निरक्षर लोग, और वो भी अधिकतर औरतें, जिन्होंने उन लोकगीतों को रचा। और दुनिया में अभी भी उन लोकगीतों से ऊपर कविता नहीं गई। अभी भी वो दुनिया की महानतम कविता है, और दुनिया की हर कविता वापस उन लोकगीतों की तरफ जाती है। पूरा जो रोमांटिक आंदोलन हुआ जर्मन भाषा में, फ्रेंच में, अंग्रेजी में, उन सब कवियों ने लोकगीतों का संग्रह किया। तो ये कविता की जरूरत शुरू से लोगों की जिंदगी में बनी रही। जीवन का हर अवसर कविता के लिए अवसर था, और बिना गीत के जीवन का कोई अनुष्ठान संभव नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, और कविता वहां शामिल है। लोगों को कभी ये नहीं लगा कि इसकी जरूरत क्या है, वो थी और है। तो कविता और कौन कौन सा काम करती है? पहला तो एक बहुत बड़ी बात आज ये है, हम जब यहाँ बैठे हैं, कि आज पूरी दुनिया में ठीक इसी वक्त पता नहीं कितने हजारों लोग मारे जा रहे हैं। चाहे गाजा में, चाहे अभी ईरान में जो लड़ाई हुई उसमें, चाहे यूक्रेन में, या खुद हमारे देश में, पूरी दुनिया में। और वो औरतें, बच्चे सब मारे जा रहे हैं। इनके खिलाफ बोलने वाले कौन लोग हैं? सबसे पहले कवि हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, और वो दुनिया में सबसे पहले जिंदगी के पक्ष में बोलने वाले लोग होते हैं। हमें शांति चाहिए। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये सिर्फ वाक्य नहीं है। हमें सचमुच जिंदगी चाहिए। कविता जिंदगी की जरूरत को बतलाती है। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आप याद करिए, हमारे देश के जो आदि कवि हुए वाल्मीकि, आप सब जानते हैं, इस देश की हर कविता के आदि कवि वाल्मीकि हैं। शुरुआत कैसे हुई? और ये कविता की शुरुआत है, और कविता के होने में ये बात शामिल है। उन्होंने देखा कि एक व्याधे ने क्रौंच पक्षी, नर और मादा, वो मिथुन रथ थे। मिथुन रथ थे यानी जीवन का सृजन करने में लगे हुए थे, और व्याधे ने एक पक्षी को मार के गिरा दिया, और उसका जोड़ा चीत्कार कर उठा। यहीं से पहली कविता की शुरुआत होती है। अनुष्टुप, जो वाल्मीकि ने कहा, शाप दिया उस व्याधे को कि तुमको कभी चैन नहीं होगा, कभी सुख नहीं मिलेगा, तुम नष्ट हो जाओगे। दुनिया की हर कविता हर व्याधे के लिए शाप है। तुम अगर हिंसा करोगे, तुम यदि जीवन को नष्ट करोगे, तो कभी भी बचोगे नहीं। और ये काम केवल कविता करती है। वाल्मीकि से लेकर अभी तक ये तो उसका सबसे जरूरी, सबसे पहला काम है, और हमेशा उसको ये काम करना होता है। वो करती, और वो क्या करती? विज्ञान ने सब कुछ दिया हमको। विज्ञान बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया का हर ज्ञान बहुत बड़ी नेमत है। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन, सब कुछ नेमत है। लेकिन ये सब मिलके वो काम नहीं करते जो अकेले कविता करती है या कलाएं करती हैं। सारी कलाएं वो क्या करती है?
वो हमें जिंदगी को नए तरीके से देखना सिखलाती है। हम अपने आसपास भी कुछ नहीं देखते, हम समझते हैं कि हम देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम कुछ नहीं देखते। एक बार सत्यजीत राय, महान फिल्मकार सत्यजीत राय, जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो वो अपनी ऑटोग्राफ की किताब लेकर रविंद्रनाथ ठाकुर से मिलने गए। उनके पिता उनको ले गए। रविंद्रनाथ ठाकुर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप इस पर कुछ लिख दीजिए। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा, मैं सौंदर्य की खोज में पहाड़ों पर गया, मैं सौंदर्य की खोज में समुद्र के किनारे गया, समुद्र में गया, मैं जंगलों में गया, लेकिन घर के बगल में धान की बाली पर थरथराती ओस की बूंद को मैंने नहीं देखा। तो ये सौंदर्य जो आपके आसपास है, जो आपके खुद अपने जीवन में है, जो चारों तरफ है, आप उसको नहीं देखते, हम उसको नहीं देखते। कविता हमको वो देखना सिखलाती है। मैं सिर्फ एक दो उदाहरण इसका देता हूं। टॉल्स्टॉय, सब आप सब ने उनका नाम सुना है, दुनिया के महानतम उपन्यासकार माने जाते हैं। उनका एक उपन्यास है अन्ना कैरेनिना। तो रात का समय है और लेविन जो शादी का प्रस्ताव लेकर गया था किट्टी के पास, किट्टी ने उसको अस्वीकार कर दिया। अब वो अपने गांव लौट रहा है और खेतों के बीच से होके जा रहा है। बिल्कुल अंधेरी रात है, सन्नाटा है। और टॉल्स्टॉय लिखते हैं, वन कुड हियर द ग्रास ग्रोइंग। आप घास के उगने को सुन सकते थे। अब आप सोचिए, ये घास जो बढ़ रही है, एक एक कोशा कोशा, एक एक रेशा में, और उसमें भी एक आवाज है और आप सुन सकते हैं। तो उस अंधेरे को, उस अंधेरे में होने वाले जीवन की ध्वनि को, ये क्या है, ये जीवन है, उसको सुनना। मृच्छकटिकम जो संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है शूद्रक का, उसमें है कि वो गरीब है, चारुदत्त बहुत ही गरीब आदमी है, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है कई बार। तो वो घर लौट रहा है और घर लौटते हुए देखता है कि उसके घर के बाहर जो नाली है उसमें कुछ सफ़ेद बह रहा है। रुक जाता है और बहुत खुश होता है और सोचता है कि अच्छा, तो आज घर में भात बन रहा है और चावल धोया जा रहा है और ये उसका पानी बह रहा है। इस तरह जीवन को देखना और उससे खुश होना, और ये सौंदर्य है। इस सौंदर्य की खोज करना, इस सौंदर्य को पहचानना, उस सौंदर्य को आपके सामने लाना, सबके सामने लाना, ये कविता का काम है। और सौंदर्य हर जगह है। दोस्तोयेवस्की ने कहा था, सौंदर्य ही मनुष्यता को बचाएगा। इस जीवन को बचाने का काम केवल सौंदर्य करेगा। और यह सौंदर्य कहाँ है? सारा विज्ञान भी जो शुद्ध विज्ञान है वो इस सौंदर्य की ही खोज है। जैसा आइंस्टाइन ने कहा, किस रहस्य में सौंदर्य है। अभी तक विज्ञान और दुनिया का कोई भी दर्शन उस पूरे रहस्य को समझ नहीं पाया। हम ब्रह्मांड में जाते हैं और वो और भी रहस्यमय हो जाता है। तो वही सौंदर्य है, उसी रहस्य में सौंदर्य है। और हम सारे लोग
मिलकर उस सौंदर्य की खोज करते हैं। उस रहस्य को जैसे जैसे पाते हैं वो और भी रहस्यमय होता जाता है। तो कविता का एक काम उस सौंदर्य की खोज भी है, और इसलिए कविता की जरूरत है, सबको है। लोग समझते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं, जो समाज वैज्ञानिक हैं, जो दार्शनिक हैं, उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुनिया के सारे वैज्ञानिक काव्य प्रेमी रहे हैं। आइंस्टाइन को जो लेखक सबसे प्रिय था, जिसके बिना वो रह नहीं सकते थे एक दिन भी, वो दोस्तोयेव्स्की थे। और स्टीफन हॉकिंग को आप पढ़ेंगे तो वो बार बार जिस अंग्रेजी उपन्यासकार का जिक्र करते हैं जो उनको बहुत प्रिय रहीं, जॉर्ज एलियट, उस पर विस्तार से लिखा है उन्होंने। तो ये सारे जो वैज्ञानिक हैं वो कविता, साहित्य, कला, सब कुछ के बहुत ही शौकीन रहे, और उसके बिना वो नहीं रह सकते थे। बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है कि मैंने एक किताब 100 से ज़्यादा बार पढ़ी, और वो किताब थी एलिस इन वंडरलैंड। उसमें ऐसी क्या बात है। तो कविता एक काम ये भी करती है, और जब मैं कविता कहता हूँ तो इसमें सब कुछ को शामिल कर रहा हूँ, संपूर्ण साहित्य, सारी कलाएं, संगीत, सब कुछ। इसमें ऐसी क्या खास बात है एलिस इन वंडरलैंड में। एक रहस्य तो है ही, दूसरे कल्पना। बिना कल्पना के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कविता, साहित्य, कलाएं आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं। जिसमें जितनी ज़्यादा कल्पना शक्ति होगी वो उतना ज़्यादा बड़ा काम करेगा। तो ये काम भी कविता ही करती है, और इसलिए कविता की जरूरत बनी रहती है। और क्या क्या कविता कर सकती है। जहां से हमने शुरू किया था कि आज पूरी दुनिया में इतनी हिंसा है, और इस हिंसा के विरोध में सबसे ज़्यादा दुनिया के कवि और लेखक और कलाकार हैं। सभी भाषाओं के, दुनिया में हर जगह के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लातिनी अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, हर जगह सारे के सारे लेखक, कलाकार इसके विरोध में हैं। वो विरोध में क्यों हैं, और कविता ऐसा क्यों करती है। कविता इसलिए करती है कि कविता हमेशा जीवन के पक्ष में रहती है, और जो सबसे कमजोर है उसके पक्ष में। अब उन क्रौंच पक्षियों से ज्यादा कमजोर कौन होगा, और शक्तिशाली जो है उसके विरोध में। और कविता डरती नहीं है। कविता की एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है, जब आप कविता पढ़ते हैं, निराला पर अभी नाटिका आपने देखी, कैफी साहब पर देखेंगे आप। निराला को एक वाक्य बहुत प्रिय था जो बार बार वो दोहराते थे, कुछ भी उठाने के लिए कभी झुको मत। अब आप सोचिए, अगर मैं झुकूंगा नहीं तो उठाऊंगा कैसे। लेकिन जिंदगी में कभी भी झुको मत, कुछ भी उठाने के लिए झुको मत। ठीक यही वाक्य चार्ली चैपलिन भी दोहराते थे, जो उनकी मां ने उनको सिखलाया था। नेवर स्टूप टू पिक अप ए थिंग। लेकिन बिना झुके कैसे उठाओगे। न तो निराला कभी झुके, न चार्ली चैपलिन कभी झुके। तो कविता ये भी सिखलाती है, कला ये भी सिखलाती है कि अपने मनुष्य होने को पहचानो, अपने स्व को पहचानो, अपने सेल्फ को, अपने बीइंग को। और ये सबसे बड़ा है। तुम मनुष्य हो इसलिए सबसे बड़े हो। किसी के सामने सिर मत झुकाओ। दुनिया की सारी हुकूमतें खत्म हो गईं, सारे सुल्तान, सारे राजे खत्म हो गए, सारे तानाशाह खत्म हो गए, कोई भी टिका नहीं। टिका कौन? हिटलर खत्म हुआ लेकिन ब्रेख्त जीवित हैं। और दुनिया का महान कवि ब्रेख्त,
वही होता है। ये कविता जीवित रहती है और कविता सब कुछ को जीवित रखती है। लेकिन कविता एक और काम करती है और वो हमारे अकेले होने में करती है। मीर का, उर्दू के महान कवि मीर का एक शेर है, घर में जी लगता नहीं उस बिन तो हम होकर उदास, दूर जाते हैं निकल हिजरा से घबराए हुए। उसके बिना जी नहीं लगता घर में, तो हम अकेले निकल जाते हैं बाहर, इस अकेलेपन से घबराए हुए। इस अकेलेपन में कविता हमारा साथ देती है। जब कभी आप अकेले हों, जब कभी आपका मन न लगे, जब कभी अवसाद में हों, तो कविता पढ़िए। दुनिया में, दुनिया के बड़े बड़े चिकित्सकों ने ये बात कही है कि कविता एक तरह का इलाज भी है। आपको हर तरह के अकेलेपन से, हर तरह के दुख से उबारने के लिए और आपको वापस जिंदगी से जोड़ने के लिए, तो कविता का एक काम और एक बहुत बड़ा काम वो भी है कि वो आपके अकेलेपन का साथी है। जब सब साथ छोड़ दें, जब आपको लगे कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता, तब कविता की किताब उठाइए, तब किसी भी कवि को पढ़िए और वो आपको एक वापस पूरा इंसान बनाने में सहायता करेगी, आपको जिंदगी से जोड़ने में सहायता करेगी। आप फिर से एक मुकम्मल आदमी बनेंगे। तो कविता ये भी काम करती है और इसलिए कविता की ज़रूरत है। बहुत सी ज़रूरतें हैं। कविता के बारे में अगर बात करते रहा जाए तो वो लगातार ये बात चलती रहेगी, क्योंकि जितनी तरह की कविताएं हैं, जितनी भाषाओं की हैं, जितने लोगों को जितनी कविताएं प्रिय हैं, वो सब अपनी अपनी बात कह सकते हैं। सबको कविता ने अलग अलग ढंग से इस ज़िंदगी को जीना सिखलाया है। तो ये कुछ बातें कविता की ज़रूरत के बारे में हैं। मुझको बतलाया है प्रवीण जी ने कि कुछ बातचीत भी होगी, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन उस बातचीत के बाद मैं आपको अपने दो प्रिय कवियों की कविताएं सुनाऊंगा, एक एक कविता के कुछ अंश। लेकिन पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं फिर, ठीक है? तो बातचीत के लिए अगर कुछ आपके मन में सवाल हो, कोई टिप्पणी हो, कोई असहमति हो। हाँ, कविता एक और बात सिखलाती है कि आप अगर समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो जोर से बोलिए नहीं। पोलिश कवि चेशवा मियोश की बहुत मशहूर कविता है कि जब सब लोग षड्यंत्र करके चुप बैठे हों, कोई बोल नहीं रहा हो, तब सच का एक शब्द भी तोप दागने जैसी आवाज करता है। तो ये कविता है, सच का एक शब्द। आपको बोलिए और बोलिए जोर से नहीं, क्योंकि मैं असहमत हूं। तो कविता ये भी सिखलाती है। तो अगर आप असहमत हैं तो वो भी कहिए, और कोई सवाल हो, कोई टिप्पणी हो तो वो भी करिए। आपके कोई सवाल हो तो आप हाथ खड़े कर सकते हैं। मैं माइक आपको हैंड ओवर करता हूं। मेरा नाम सुनीता मुल्ला है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और थोड़ी बहुत कविता करती हूँ। हिंदी और उर्दू की कवित्री। कविता सबकी होती है, लेकिन सब लोग कविता के क्यों नहीं होते? बहुत से लोग कविता से दूर रह जाते हैं, पसंद नहीं करते। क्या कारण है? और भी ऐसी ही कोई बात है तो बोल दीजिए एक साथ फिर। हाँ, और किसी को भी माइक जरा पीछे पहुंचा दीजिए। कविता भावनाओं की
अभिव्यक्ति जितने अच्छे से करती है वो गद्य से नहीं होता। आपका विचार? ठीक है। शुक्रिया सर। मैं इसी विश्वविद्यालय का शोधार्थी हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम हर ज़माने में देखते हैं कि बहुत सारे कवि साहित्यकार, आपने जैसे कहा कि जीवन के पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन एक समूह ऐसा भी होता है साहित्यकारों का ही, कलाकारों का ही, जो हिंसा के साथ भी खड़े होते हैं। इस ज़माने में भी हम देखते हैं, हमारे देश में भी, हमारे देश के बाहर भी बड़े कलाकार, बड़े साहित्यकार ऐसे भी हैं जो फांसीवाद के साथ या हिंसा के साथ खड़े हैं। तो क्या कविता हमेशा ही जीवन के साथ खड़ी होती है? क्या ऐसा नहीं होता कि साहित्यकार दूसरे पक्ष में भी खड़े हों? ठीक है, अभी ये 3 सवाल हम लोग कर लें। पहला तो ये है कि जैसा मैडम ने कहा कि लोग कविता से फिर भी दूर रहते हैं, बहुत से लोग। अगर हम कविता को बड़े रूप में समझें, जैसा हमने कहा कि जैसे लोकगीत, वो भी कविता है, दुनिया की महान कविता है वो। जो फिल्म के गीत हैं वो भी कविता है। वो उतनी ऊंचे दर्जे की कविता आमतौर पर नहीं होती। अब वो क्यों नहीं होती, उसकी अलग वजह हैं जिसमें अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी कविता है। तो वो भी तो गुनगुनाते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो लोकगीत या फिल्म का गीत या कोई भी जिसको हम चालू गीत कहते हैं वो भी न गुनगुनाता हो। सब कविता की तरफ जाते हैं। सबको महान कविता पढ़ने को नहीं मिलती या उपलब्ध नहीं होती या वो नहीं समझ सकते। वो जब समझेंगे तो उसका आनंद लेंगे। जैसे संगीत, सब लोग पंडित भीमसेन जोशी को या गंगूबाई हंगल को या कुमार गंधर्व को तो नहीं समझ पाते, लेकिन संगीत सबके जीवन में होता है। तो वैसी है कविता के बारे में भी। तो एक मुहावरा है, बहुत मशहूर है, म्यूज़िक क्रिएट्स म्यूज़िकल सेंस। जब आप संगीत सुनने लगेंगी तो फिर संगीत आप समझने लगेंगी। ऐसे ही कविता के साथ भी होता है। जो हमारे साथी कर रहे हैं कल से कविता के जरिए, कि आपको अपनी कविता नहीं पढ़ने देते, दूसरे की कविता सुनने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये कविता की ट्रेनिंग है, ये वो शिक्षा है। दूसरा, वो भाव की जो बात है, ये बात सही है कि कविता कम शब्दों में भावों की तीव्रता को और बहुत सारे भावों को एक साथ व्यक्त कर सकती है। ऐसा गद्य नहीं कर सकता है। अपनी महानता के बावजूद, जैसे शेक्सपियर की जो कविता है वो जो करती है बहुत कम से कम में, वैसा करने के लिए दार्शनिकों को, उपन्यासकारों को बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। एक बहुत ही मामूली सा वाक्य है ये, और जो अंग्रेजी के हिसाब से कुछ अशुद्ध भी है, लेकिन ये बात कहने और इसको पूरे तौर पर कहने के लिए बहुत जगह चाहिए एक उपन्यासकार को। पूरी कथा कहनी होगी उसको। तो ये बात सही है कि ये कविता ज़्यादा तीव्रता से करती है, ज़्यादा जटिलता में जाती है, और वो हमारे भीतर की बातों को बाहर लाती है। कविता का काम ही यही है, कविता का मुख्य काम यही है। और तीसरे जो हमारे साथी ने, नौजवान साथी ने कहा, देखिए, अगर कोई किसी भी लालच में, किसी भी डर में सच कहने से बचता है तो वो बड़ा कवि, बड़ा कलाकार नहीं हो सकता। कला हो ही नहीं सकती, कविता हो ही नहीं सकती। कविता वहीं होगी जहाँ की ये माथा ऊंचा रहेगा। चाहे वो रविंद्रनाथ हो, चाहे वो गालिब हो, चाहे निराला हो, सब ने अपना माथा ऊंचा रखा। गालिब ने पालकी अपनी लौटा ली कि वो हमसे मिलने नहीं आया, क्या समझता है अपने को, और उनका वजीफा बंद हो गया। कोई बात नहीं,
मुफ्त की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो फाका मस्ती ही सही। तो ये हुआ, बहुत से कवि जेल में डाले गए, ये भी हुआ। तो हम हमेशा ऐसे लोगों को याद रखें और उन्हीं को ध्यान में रखें जिन्होंने वो किया जो उनको करना चाहिए था। तो ये तीसरी बात है। और कुछ बात है? सर मेरा एक क्वेश्चन। हेलो सर, मेरा नाम अनिल है। मैं हिंदी विभाग से शोधार्थी हूँ। मेरा कहाँ? यहीं? हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि आत्मा की अभिव्यक्ति से कविता का जन्म होता है, लेकिन जो आज के समय में AI आ रहा है और सब चीज़ें, साइंस वाले कहते हैं उससे भी कविताएं की जा सकती हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये एक थोड़ा टेढ़ा सवाल है भाई। ये तो प्रवीण जी वगैरह और उनके साथी ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में। वे लोग तो इसी के विशेषज्ञ हैं। लेकिन मोटा मोटी बात ये है, जो वाइस चांसलर साहब ने बहुत खूबसूरती से कहा कि वो रियल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। कोई भी इस तरह का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम मेधा है, वो असेंबल कर सकता है। वो जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं उनको फिर से बना सकता है जोड़ तोड़ करके, लेकिन वो क्रिएट नहीं कर सकता। सृजन का काम केवल मनुष्य करता है, वो कर ही नहीं सकता। जैसे मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ से कहा कि आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि आप कोई विषय दीजिए। हमने कहा हम कोई विषय नहीं देते, आप खुद चुन लीजिए। उन्होंने 2 मिनट के बाद मुझको एक बहुत सुंदर कविता लिख के भेजी, फादर पर, अंग्रेजी में। फादर पर जितनी कविताएं अंग्रेजी में उपलब्ध थी उन सब की सहायता से वो बना लिया उन्होंने, बहुत सुंदर। हमने कहा कि इसमें नया क्या है? उन्होंने कहा कि नया इसमें कुछ भी नहीं है, जो था उसको हमने जोड़ दिया। तो ये क्रिएशन नहीं हुआ। ब्रेख्त की एक छोटी सी कविता है कि जनरल तुम्हारा टैंक बहुत मजबूत है, बहुत लोगों को मार सकता है, और आदमी की अब कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस टैंक में खराबी एक ही है कि इसको चलाने के लिए भी एक आदमी चाहिए। कोई तो होगा बटन दबाने वाला, कम आदमी चाहिए लेकिन आदमी चाहिए। तो ये सर आप सर, मैं राममोहन नमिले, पदवी निवृत्त मुख्य प्रबंधक इंडियन बैंक। मेरा प्रश्न यह है कि जैसा प्रकृति में सत्व रजो तम गुण है, समाज में अच्छा बुरा बहुत ही बुरा, मैं अंग्रेजी में गुड बैड एंड अगली कहता हूँ, ऐसे है। सो ऑल्सो वो चीज़ जो है लिटरेचर में, या कविता हो, उपन्यास हो, या जनरल लिटरेचर, आइदर इन प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, इंक्लूडिंग फिल्म्स, सत्यजित राय के फिल्म्स किधर, बाकी के फिल्म्स किधर? फिल्म और एनीथिंग, लिटरेचर इज इन आर्टिस्टिक फॉर्म. Unfortunately, it has gained a commercial status. Films are commercial. Films are not supposed to be commercial, but all these things fall under the same category. ये कविता हो, उपन्यास हो, फिल्म मेकिंग हो. My point is that should we not have, सरकार के स्तर पर ऐसा एक कमिटी होना चाहिए, whatever is being written, जो भी लिखा जाता है, कोई भी यूट्यूब में कोई प्रसार होता है, उसका पहले उसका जो है एक जांच पड़ताल होकर ये समाज में हित में है या नहीं, अगर है तो ही it should be allowed to be broadcast or telecast. This is not happening. This is not in the interest of the society. नमस्कार, थैंक यू। आपने बहुत सी बातें इसमें कहीं। इसमें पहली बात तो ये है कि फिल्म ही नहीं, उपन्यास भी और कलाएं भी, जैसे वैन गॉग, उनकी ज़िंदगी गरीबी में कटी,
और आज उनकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। जो पहले पेंटर जिनको पैसा नहीं मिलता था, जो संगीतकार उनको पैसा नहीं मिलता था, और अब उन बहुत ज़्यादा बिकते हैं और उनको बहुत, उनके लोगों को अथवा कंपनियों को बहुत पैसा मिलता है। फिल्में महान भी होती हैं, सत्यजीत राय का आपने उल्लेख किया, और कमर्शियल भी होती हैं, व्यावसायिक, वो सब होता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो उन लोगों की नहीं जो पैसा कमाने के लिए या कोई लाभ के लिए कला का काम करते हैं। नहीं, जो अपने को व्यक्त करते हैं, दूसरे की बात को भी सामने लाते हैं, और जो हमने कहा कि वो ये सारा काम करते हैं, और उससे उनको खतरा भी होता है। अब कविता के साथ एक भारी दिक्कत यह है, और ऐसा मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने कहा, कविता एक अकेली विधा है जिसका कमर्शलाइजेशन संभव नहीं, इसका व्यवसायीकरण संभव ही नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपको दे ही नहीं सकती, ये अर्थकरी विद्या नहीं है। तो आप कहेंगे कि फिल्म के गीतकारों को तो मिलता है, वो पोएट्री नहीं है, उसको ऑर्डर किया जाता है कि आपको ऐसे इस सिचुएशन के लिए लिखना है, और वो कोई नई बात नहीं लिखते, पुरानी बातों को दोहरा के रख देते हैं। उसमें भी कहीं कहीं आपको श्रेष्ठ भी मिलेगा, चाहे साहिर हो, कैफी हो, शैलेंद्र हो, सब में मिलेगा। लेकिन जो कविता है उसका कमर्शलाइजेशन संभव नहीं है। इसीलिए उपन्यास का तो होता है, फिल्मों का होता है, पेंटिंग, म्यूजिक, सब कुछ का संभव है। कविता की किताबें सबसे कम बिकती हैं, और कवियों को पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता। ये बात पहले भी सच थी, आज भी सच है। और कवि इसी बात से खुश हो जाते हैं कि चलो आज खाना तो खिला दिया अच्छा से, तो वही है। तो ऐसा मुझको लगता है, इसलिए वो जो हीन है वो हीन है। हम सब लोग केवल श्रेष्ठ की बात कर रहे हैं। और कुछ एक छोटा सा है मेरा नाम सुरभि दत्त है, मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ। प्रणाम सर। मेरा एक यही था कि जैसे हम बोलते हैं कि कविता जो है वो एक समाज का दर्पण है और मनुष्य की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, लेकिन ये कविता कहीं कहीं मेरा यही है कि राजनीतिज्यों को क्यों नहीं परिवर्तित कर पा रही है। एक ये है, और दूसरा जैसे समाज का दर्पण है, और लेकिन हम जैसे कुछ रचनाएं लिखते हैं, लेकिन तो कहीं से आता है कि इसे आप प्रकाशित मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा विरोध का कारण बन जाएगी, क्योंकि वो समाज की कुछ विडंबनाओं और राजनीति के जो निर्णय हैं उन पर लिखी गई हैं। तो कहते हैं इसको मत प्रकाशित करिएगा, न तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। तो यही मेरे दो प्रश्न हैं, क्यों ऐसा है? नहीं, ठीक है, हम तो ये चाहेंगे कि आप खतरे में पड़ें, और अगर आपको जेल भी जाना पड़े तो आप जाएं, हम लोग आपसे मिलने आएंगे, आपकी जमानत कराने की कोशिश करेंगे। भाई, आज़ादी की लड़ाई में हमारे कवि लेखक जेल गए। हिंदी की कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान वो जेल गई, और बहुत से लोग जेल गए, बहुत से कवि लेखक सभी भाषाओं के, हिंदी, उर्दू, तेलुगु के कवि हाल तक जेल जाते रहे, और वो बहुत क्रांतिकारी कविता तेलुगु में लिखी गई। तेलुगु की एक कविता का उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं हैदराबाद में हूँ, और तेलुगु कविता मुझको बहुत प्रिय है, श्री मुझको बहुत प्रिय है। अब तेलुगु दलित कविता की शुरुआत जो होती है, जिसका उल्लेख वाइस चांसलर साहब ने भी किया, उसकी शुरुआत वो तो बहुत पहले से है, रैदास वगैरह सब हिंदी में बहुत पहले से हैं, दूसरे लोग भी हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी में जो शुरुआत होती है फिर से, वो तेलुगु से होती है। उसमें मैं बहुत अफसोस है मुझको, मैं उस कवि का नाम भूल रहा हूँ, जिनकी कविता है, नहीं, मैं नाम उस कवि का जिनकी कविता मैं उद्धृत कर रहा हूँ,
वो लिखती हैं कि मैं उस पक्षी की तरह हूँ जो कांटों की झाड़ी में फंस गया है। अगर मैं निकलने की कोशिश करूं तब भी कांटे मुझी को गड़ेंगे, न निकलने की कोशिश करूं तब भी कांटे मुझी को गड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको कांटे भले गड़ें, आप निकलने की कोशिश करें और वो छपने दें। अब कविता सब कुछ को बदल नहीं सकती। बहुत सा काम जो दूसरों का है। ब्रेख्त का एक नाटक है द कॉकेशियन चॉक सर्कल, उसके आखिर बिल्कुल आखिरी पंक्ति है, उसको संस्कृत में भरत वाक्य कहते हैं कि दिस इज नॉट द एंड, ऑडिटर्स यू विल राइट द एंड। तो कविता ये नहीं कहती कि ये खत्म हुआ, नहीं, वो आपको काम करना है, आपको इसको आगे ले जाना है और इसका अंत आपको लिखना है। तो ये आखिर इतने करोड़ों अरबों लोग क्या करेंगे? सारा काम अकेले 2-4 कवि तो कर नहीं सकते। तो ये तो और कुछ या अच्छा मोहित जी का कहना है कि अब संवाद, हाँ अच्छा चलिए, हाँ ठीक है। किया। अब जो मैंने पहले कहा वो बात भी सही है कि जो श्रेष्ठ कविता है उससे पैसा नहीं मिलेगा, ये भी सही है। तो अब मैं 2 कविताओं के अंश, चूंकि यहाँ का नियम है कि आपको अपनी कविता नहीं पढ़नी है। नहीं, मुझ पर भी लागू है। और जो निराला ने कहा था कि 10,000 दो तब पढ़ूंगा, अभी जो नाटिका प्रस्तुत की गई उसमें कहा था उन्होंने, तो वो भी है। तो खैर मैं अपने 2 प्रिय कवियों की कुछ अंश मैं उनको सुनाता हूँ। एक तो केदारनाथ अग्रवाल का, ये हिंदी के बड़े कवि हुए, बांदा में रहते थे, एक छोटी जगह में, और वकील थे पेशे से, और निराला के भक्त थे ये भी, जैसे सुदीप्तो बाबू में निराला के भक्त, वैसे ही उनकी ये बहुत प्रसिद्ध कविता है जो गीत है, और ये लोक गीतों पर आधारित है। और जो मांझी होते हैं नाव खेने वाले, उनके लोकगीत पर आधारित है। मांझी न बजाओ बंशी, मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता। मांझी न बजाओ बंशी, मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता, तृण का निवास जैसे बन बन टूटता। मांझी न बजाओ बंशी, मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता, मांझी न बजाओ बंशी, मेरा तन झूमता, मेरा तन झूमता, मेरा तन झूमता है, तेरा तन झूमता, मेरा तन तेरा तन सब बन झूमता। मांझी न बजाओ बंशी, मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता। एक तो कविता ये हुई, और दूसरी फैज़ की जो उनके संग्रह मेरे दिल मेरे मुसाफिर से है। और मेरे दिल मेरे मुसाफिर वो पाकिस्तान में थे, और उनका ये संग्रह भारत में निकला, और एक तरफ हिंदी एक तरफ उर्दू। दिलचस्प बात यह है कि उस संग्रह के आखिर में एक कविता उनकी मातृभाषा में भी है, पंजाबी में। हम लोगों ने मातृभाषा की बात तो छोड़ ही दी। शुरू में कहा था हमने
कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है, लेकिन कविता संभव केवल अपनी मातृभाषा में है। ये पाब्लो नेरुदा को भी लगा था, ये फैज़ अहमद फैज़ को भी लगा था। तो उनके इस संग्रह की जो पहली कविता है, मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदरों हम तुम दे गली गली सदाएं करे रुख नगर नगर का के सुराग कोई पाए किसी यार नाम बर का मेरे दिल मेरे मुसाफिर। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और हम लोग फिर मिलेंगे। देखिए, कविता की ज़रूरत होगी तो कवियों की ज़रूरत भी होगी और हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।